हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए जो वीडियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आप नाइन्थ और आपके जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है, चाहे लेखपाल का हो, यूपी पुलिस का हो या फिर ग्रुप डी का हो, उसके साथ साथ में नाइन्थ की जो क्लास है उसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएं या फिर आपका एएमयू डिप्लोमा हो। कहने का मीन्स जहां पर भी आपका बायोलॉजी पूछी जाती है वहां पर ये जो मैं आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूं ये बहुत काम के आने वाली है। यहां तक कि यहां से क्वेश्चंस के जो बेसिक क्वेश्चंस है वो नीट तक पूछे जाते हैं। तो कहने का मीन्स मेरा ये है कि 9 से लेकर नीट तक और छोटे ग्रुप डी एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम तक आप कोई सा भी एग्जाम देने के लिए चाहते हैं जिसमें बायोलॉजी आती है तो आप इस वीडियो को जरूर देख कर जाना, क्योंकि आज मैं जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको हम बता दें कि ये जो पहला जो मेरा वीडियो है मैं पूरी प्लेलिस्ट बनाकर डालने वाला हूं। पहले नंबर की जो वीडियो है ये हमारी सेल से रिलेटेड है, जिसमें मैं शरीर की कोशिकाओं के बारे में बताऊंगा, जिसमें शरीर की कोशिकाओं की जितनी भी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चंस भी कराऊंगा। क्वेश्चंस के साथ साथ में उसके लॉजिक भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चंस के पीछे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, नई कोशिकाओं का निर्माण। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की क्रिया किसने बताई है? तो ये साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं, विर्चो, स्लीडेन, हुक और हैकेल। ठीक है, चार आपको साइंटिस्ट हैं। तो विर्चो जो है वो इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका जाएगा। स्लीडेन जो थे उन्होंने मतलब कि सेल थ्योरी में इन्होंने हेल्प की थी, और जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। ठीक, दूसरे नंबर के क्वेश्चन है 1 mm है, तो 1 mm क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर। तो दूसरे का होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच प्रमुख अंतर क्या है? तो आपको डिफरेंस बतानी है प्लांट और एनिमल सेल में। तो सबसे पहले है ग्रोथ की, तो ग्रोथ तो देखो दोनों में होती है। रेस्पिरेशन मतलब सांस दोनों लेती हैं। न्यूट्रिशन में दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि प्लांट जो होगा वो फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन जो एनिमल्स की सेल होगी वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो ऐसा कौन सा है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन या कोई भी झिल्ली नहीं होती? तो आपको बता दें राइबोसोम वो कोशिकांग है जिसमें कोशिका झिल्ली, या फिर आप बोल सकते हैं कोशिका झिल्ली नहीं बोलेंगे, मेम्ब्रेन बोल देंगे बस। कोई भी झिल्ली इसमें नहीं होती। गोल्गी काय में होती है, हरित लवंग में होती है, केंद्रक में होती है। ठीक है, तो 1 से लेकर 4 तक आपके जो क्वेश्चन है वो एकदम क्लियर हो चुके होंगे विद एक्सप्लेन। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का बिजली घर बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, जिसको सूत्रकणिका भी बोला जाता है। रसधानी जो होती है इसको बोलते हैं कोशिका का स्टोर रूम, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं कोशिका का रसोई घर। और क्या है ये? लाइसोसोम को लयन काय बोलते हैं, इसको बोला जाता है कोशिका का एटम बम, या कोशिका की आत्मघाती थैलियां हम लाइसोसोम को बोलते हैं। तो बिजली घर कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगला है 6 शब्द सेल देने वाले थे। तो कौन देने वाले थे? तो ये जो शब्द सेल है वो दिया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में दिया था, ये तो आपको पता होगा, लेकिन वो कोशिका मृत कोशिका थी। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन जो यहां पर दे रखे ना बी, इन्होंने क्या किया था पता है? इन्होंने केंद्र की खोज की थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य रिक्तका का नहीं है? रिक्तका को हम वैक्यूल बोल देते हैं, रसधानी बोल देते हैं। तो क्या काम नहीं है? कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना, हाँ बिल्कुल करता है। गति प्रदान करना, आई थिंक गति प्रदान तो ये नहीं करता होगा। ठीक है, भंडारण करता है। उत्सर्जन, हाँ उत्सर्जन भी करता होगा। मेरे थिंकिंग से शायद इसका जो ऑप्शन होगा वो रहेगा गति प्रदान करना, ये इसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगला है 8वां। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है, तो वो होता है गोल्जी काय में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो 8वें का ऑप्शन होगा ए। ठीक, अगला है 9 क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? तो आपको बता दें क्लोरोप्लास्ट जो होता है, पीछे ऐसा रंग दिख रहा है आपको, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन कलर का, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है,
अगला है 9 का हो जाएगा कौन सा, 9 का हो जाएगा बी। अब 10 के पास चलते हैं। सूर्य की विकिरणें सौर ऊर्जा। अब पता है सौर ऊर्जा के कारण मुझे बहुत गर्म लग रही है, क्योंकि जहां मैं वीडियो बना रहा हूँ वहां पर तो बिल्कुल भी यहाँ पर फैन वगैरह नहीं है, बहुत हालत खराब है। चलिए लेकिन वीडियो हमारी कंटिन्यू रहेगी। सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर किसके रूप में संग्रहित होती है? तो पता ही होगा आपको, एटीपी के रूप में। ऑप्शन सी, 10 का ऑप्शन सी रहेगा। अगला है 11वां, निम्न में से किसे क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है? तो देखो जीवाणु को नहीं बना सकते, अमीबा को नहीं बना सकते, शुक्राणु। अरे भाई शुक्राणु को क्रिस्टल बना दोगे क्या? नहीं। तो हमारा जो शुक्राणु है ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, इसमें ऑप्शन आएगा विषाणु। विषाणु को हम क्या बोलते हैं बताइए ना? विषाणु को बोलते हैं जो कोरोना क्या है भाई? कोरोना वायरस है। तो आपको बता दें जो वायरस है इसको क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है। 11वां हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आओ भाई बढ़ जाओ। हाँ जी आ गए। ऊपर दिखाई दे रहा है ना जीवन की मौलिक इकाई। हाँ जी जीवन की मौलिक इकाई होती है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां है, प्लाज्मा झिल्ली होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली तो बहुत, झिल्ली कैसी है? झिल्ली 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 तो लचीली होती है ना, तो ऑप्शन सी लगा दो। 12वें का सी, पाचक थैला कहलाता है। पाचक थैला कौन था? पाचक थैला था हमारा लाइसोसोम, जिसको आत्मघाती थैलियां हम बोलते थे। ठीक है। अगला है तो 13वें का हो जाएगा सी। अब बात करते हैं 14 के। प्रोकैरियोट का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है। इसको क्या कहते हैं वे? ऑप्शन सी, और इसको बोलते हैं हम केंद्रकाभ। क्या बोलेंगे हम? इसको हम केंद्रकाभ बोलेंगे। और आपको केंद्रकाभ तो मैंने आपको शायद दिखाया होगा उसके अंदर। किसके अंदर? ये मैंने आपको दिखाया होगा जीवाणु के अंदर, क्योंकि जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। अब बात करते हैं हम किसकी? माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% होता है। और ये कोशिका कौन सी होगी? जंतु या पादप? तो आपको बता दें ये जंतु कोशिका तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ये होगी पादप कोशिका। और पादप कोशिका में रसधानी जो होती है वो 50 से 90% भाग को बनाने का काम करेगी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल निम्न में से उपस्थित होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो ये कोशिका है, दिखाई दे रही है? नहीं कोई बात नहीं, ये कोशिका है, बीच में केंद्रक है, केंद्रक के बीच में ऐसे मैंने जाल बनाया था। तो वो जाल कहां पर था? वो था साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? कोशिका द्रव को बोलते हैं। तो 16 में कहा जाएगा ए ऑप्शन। आइए भाई 17वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस में एकल झिल्ली का आवरण होता है? तो एकल झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं होती, 2 होती हैं। लवक में भी नहीं होती। तो मुझे जहां तक अंदाजा लग रहा है, ये लग रहा है लाइसोसोम में, क्योंकि लाइसोसोम जो होता है वो एकल झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग है। ठीक है। और लवक पता होगा ना, लवक तो केवल पादपों में मिलते हैं, जंतुओं में नहीं मिलते। 18वें क्वेश्चन की 17वें का आंसर क्या आएगा? 17वें का आएगा डी। ठीक है। 18वें में देख लेते हैं। लिपिड तथा प्रोटीन से बनी होती है। क्या बनी होती है लिपिड? इसको लिपोप्रोटीन बोल सकते हैं ना कंबाइंड। इसको हम बोल देंगे प्लाज्मा झिल्ली के पास लेकर जाओ, इसे लेकर जाओ। 18वें का ऑप्शन डी। अगला है 19वां, पादप कोशिका किसके कारण फूल जाती है? मान लो मैं कोशिका हूं, ग्लूकोज पिलाते जाओ पानी अंदर डालते जाओ, क्या होगा वे? अरे फूल जाएंगे ना हम। तो इसका मतलब क्या है कि जब कोशिका के अंदर जल अंदर जाएगा तो अंदर कैसे जाएगा? एंडोओस्मोसिस के द्वारा। तो एंडोओस्मोसिस के द्वारा जब जल अंदर जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अंतःप्रासरण बोलेंगे। और अंतःप्रासरण के कारण जो कोशिका होगी वो फूल जाएगी। अब बात करते हैं तो ऑप्शन 19 का कौन सा होगा? ए। चलो यहां पर एक तो मैं कॉन्सेप्ट भी सिखा देते हैं। ठीक है। इस 19वें क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं ये हिंदी के शब्द नहीं हैं, ये सारे के सारे वर्ड लिए गए हैं इंग्लिश के, और इंग्लिश के शब्द को उन्होंने हिंदी में कन्वर्ट करके आपके सामने पेश कर दिया है। योनर चेक करके देख लीजिएगा, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है वो सारे के सारे ऑप्शन अंग्रेजी के हैं, लेकिन इन्होंने हिंदी में पेश किए हैं। आप लॉजिक समझ पा रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फंजाई ये तो फफूंदी है। फफूंदी क्यों नहीं लिखी भाई? पादप और जंतु है। कैसे हैं ये? हैं बहुत छोटे बहुत बड़े। ओ नहीं, बहुत छोटे बहुत बड़े हटाओ, बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय मतलब इनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए ये बहुकोशिकीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है।
अब चलते हैं 21। CO2 और ऑक्सीजन किस प्रक्रिया से कोशिका झिल्ली की आर पार आ सकते हैं? आर पार आ सकते हैं तो सिंपल बता देना, विसरण के माध्यम से, क्योंकि विसरण जो होता है वो स्वतः होता है विलय के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति कर जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई 21 तो हो गए। अब बात करते हैं 22 की। निम्न में से किसको कोशिका की रसोई कहा जाता है? तो हम तो रसोई उसे बोलेंगे जहां पर कोशिका के अंदर खाना बनेगा। तो खाना कहां पर बनेगा? जहां पर प्रकाश संश्लेषण होगा। तो प्रकाश संश्लेषण कहां पर होगा? जहां पर हरित लवक होगा। और हरित लवक आपको दिखाई दे रहा होगा 22 के डी ऑप्शन में। ठीक है, अब बात करते हैं 23। दृक झिल्ली निम्न में से अनुपस्थित होती है, मतलब किस समय नहीं पाई जाती? तो पहला ही ऑप्शन है लाइसोसोम, क्योंकि इसके अंदर एकल झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली इसमें नहीं होती है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन तीनों के अंदर ही दोहरी झिल्ली होंगी। क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट भी बताता चल रहा हूं आपको। किन के कारण एक कोशिका जीवित रहती है? तो जीवित रहने के लिए तो भाई कोशिकांग की आवश्यकता होगी, क्योंकि कोशिकांग जो होते हैं ये सजीव होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 25 में किनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती? अब एक कॉन्सेप्ट और सीखने को मिलेगा आपको। वो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? आज का ज्ञान सुन लीजिए। आपका दूसरा वो ये है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो कृपया करके आप क्वेश्चंस को पूरा जरूर पढ़ें, और पूरा पढ़ें तो आप पेंसिल से इस तरीके से जरूर पढ़ें, कोई भी चीज स्किप नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको बता दें आजकल का ट्रेंड ये है कि वो आपको नेगेटिव क्वेश्चंस ज्यादा देते हैं। दिखाई दे रहा होगा किन की कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती, तो आपको वो नहीं ही देखना है वहां पर। ठीक है, तो आपको बता दें इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा बैक्टीरिया। आपको बता दें बैक्टीरिया होगा, वो क्यों? क्योंकि जीवाणु अलग कैटेगरी के होते हैं। कैक्टस, हाइड्रिला, आम का वृक्ष, ये तीनों ही पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन पेड़ पौधे की कैटेगरी में बैक्टीरिया नहीं आते, इसलिए बैक्टीरिया इसका आंसर है। प्लाज्मोलिसिस किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोलिसिस किसके कारण होता है? तो इसका ऑप्शन में नहीं दे रहा, डायरेक्ट आपको आंसर दे देता हूं। एक्सोओस्मोसिस के कारण, वही परासरण के कारण। जब कोशिका का जल शरीर से बाहर चला जाता है, कोशिका से बाहर चला जाता है, तो उसका जीव द्रव कुंचन हो जाता है, जिसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, हिंदी में जीव द्रव कुंचन कहते हैं। तो आंसर आएगा एक्सोओस्मोसिस। सभी प्राणी किससे बने होते हैं या किससे बनते हैं? तो भाई प्राणी की बात आ जाए ना तो बोल देना कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना? अगला क्रोमोसोम बने होते। क्रोमोसोम, अरे यार ये तो गुणसूत्र की बात कर रहा है। अब देख रहे हो ना, गुणसूत्र की जगह इसने फिर हिंदी का शब्द यूज ना करके इंग्लिश के शब्द को हिंदी में करके दे दिया। बहुत चालाक है ये, बहुत चाल चिड़िया है। तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। तो आज का तीसरा ज्ञान सुन लीजिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का। वो ज्ञान ये है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में ए बी दोनों या बी सी या फिर बी और अथवा सी, मतलब कि या फिर ऑप्शन में ये सभी, इस तरीके के आपके ऑप्शन मिल जाते हैं। ये सभी, ए बी दोनों, उपयुक्त सभी, ये ऑप्शन अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट में दिखाई देते हैं तो 99.9% जो आपका आंसर होगा वो वही होगा। ठोक कर कह रहा हूं इस बात को। चलिए अगला है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लेंसों की संख्या कितनी होती है? तो भाई 2 होती है। कितनी होती है? 2। कोश का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो कोश का सिद्धांत दिया था स्लीडेन और स्वान ने। तो ऑप्शन ए। पत्तों में हरे पदार्थों को क्या कहते हैं? हरे पदार्थ जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। हरे रंग पौधों में क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ऑप्शन आ जाएगा 31 का सी। ऑप्शन में आपको बोलते चलना, ऐसा नहीं कि यहां पर मैं ऑप्शन लिखूं, आप अपने में ऑप्शन लिखते चलना कि किसका मैंने कौन सा ऑप्शन बनाया है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि मतलब कि इस पट्टी के लगाऊं मैं, बराबर मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, क्वेश्चंस भी दिखाई दे रहे हैं और सॉल्यूशन में खुद आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जंतु कोशिका निम्न में से किसके द्वारा सीमित होती है? देखो जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होती, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगला है कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं, जैसा कि मैं पहले बता भी चुका हूं। ठीक है,
अगला है प्याज की झिल्ली, प्याज की झिल्ली पर स्लाइड बनाने के लिए किसकी बूंद डाली जाती है, किसकी बूंद डाली जाती है। चलो एक खेल खेलते हैं, इस खेल में तुम भी शामिल होंगे, हम भी शामिल होंगे, क्योंकि सारी की सारी मेहनत मुझसे करवाओगे तो फिर तुम क्या करोगे। मैं आपको बताने वाला हूं कि ये वाला जो क्वेश्चंस का आंसर है आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो पूरी एनसीईआरटी में खोज कर बताएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये 34 वाला आपका होमवर्क है, क्योंकि होमवर्क मिलना बहुत जरूरी है, अभी आप छोटे बच्चे हैं, ठीक है। तो आपका होमवर्क है कि आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगला है एक माइक्रोमीटर होता है, एक माइक्रोमीटर, क्या मैंने किया नहीं है क्या, पहले क्या रखा होगा, ऑप्शन ए 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। चलिए अगला है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तुम्हारे सामने तुम जो वीडियो देख रहे हो ना, हे प्राणी जो आप वीडियो देख रहे हैं, तुम्हारे सामने एक मानव खड़ा होगा, उस मानव में देखकर बताइएगा कि आपके शरीर के अंदर नहीं, इस मानव के शरीर के अंदर कौन सी सबसे बड़ी कोशिका है। तो आप कहेंगे मसल सेल, मसल सेल, अरे भाई मसल सेल मुझे नहीं लग रही, मेरे अंदर तो मसल सेल नहीं हो सकती। लिवर, लिवर तो मैं दिखाई देने वाला भी नहीं है। नर्व सेल, तो मेरे शरीर में जो तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन है, नर्व सेल है, ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है, लंबी भी मानी जाती है, ठीक है। अगला है इनमें से अंडे का कवच होता है, अंडा खाया है ना, बताओ अंडा खाया है या अंडा, दोनों में से कोई तो ऑप्शन क्यों होगा। तो आपको बता दें जो अंडा होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3, ऑप्शन ए। अगला है 38, केंद्र के अलावा वह अंग जिसमें डीएनए होता है, किसमें होगा डीएनए, तो बता दें माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी खुद का डीएनए होता है। 39वां क्वेश्चन, पादप कोशिका की राजधानी को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, तो आपको बता दें उसको हम टोनोप्लास्ट बोलेंगे, 39 का डी ऑप्शन। अगला है 40वां, किस कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, स्थिर रहता मतलब ज्यादा नहीं बदलता, तो आई थिंक इसका जो आंसर है वो तंत्रिका है, क्या है, तंत्रिका, ठीक है। 40 का डी। अगली बात करते हैं 41, किस अपशिष्ट का कोशिका से निष्कासन आवश्यक होता है। हम सही से किस पदार्थ का निष्कासन करते हैं, क्या चीज बाहर निकालते हैं, तो आपको बता दें जल, O2, CO और CO2, तो इसका आवश्यक है CO2, क्या है, CO2। आपने देखा होगा उबासी आती है ना, उबासी में शरीर की जो CO2 होती है वो बाहर निकाली जाती है, उसके साथ साथ में हम हर समय जो सांस लेते रहते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, तो ऑप्शन आएगा डी। केवल पादपों में पाए जाने वाले कोशिकांग है, तो केवल पादप में कौन सा मिलेगा, तो पादप में तो प्लास्टिड मिलेगा, प्लास्टिक मत समझ बैठना, इसको ढंग से पढ़ लेना भाई, प्लास्टिड है, प्लास्टिड में ही क्लोरोप्लास्ट आता है, तो क्लोरोप्लास्ट पौधों में होते हैं, हमारे अंदर तो नहीं है, ठीक है। 43 वाला देखेंगे, कोश का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले कौन थे, स्लीडन और स्वान, तो 43 का बी ऑप्शन। अगला 44, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम बैक्टीरिया आदि हैं, कहाँ हैं ये, भारी हैं, अरे छोटे छोटे से तो होते हैं, भारी कहां से हो जाएंगे, एक कोश की, हाँ भाई ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है कि इन सभी का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन बी 44 का। अगला है 45वां, इनमें से किसको क्रिस्टल में बनाया जा सकता है, क्रिस्टल में बनाया जा सकता है, तो बता तो रखा था पहले ऑप्शन दे रखा था, कौन सा वाला, विषाणु वाला। अब इस वाले बंदे ने क्या कर दिया है, कुछ भी नहीं किया, सारी की सारी चीज वही है, पर इंग्लिश के शब्द को हिंदी में लिख दिया है। पहले विषाणु लिखा था, अब यहाँ पर वायरस कर दिया, पहले जीवाणु दिया था, बैक्टीरिया कर दिया, पहले शुक्राणु दिया था, अब स्पर्म कर दिया। और यही तो पहचानना होता है कि वो आपके दिमाग के साथ खेला खेलना चाहता है, अगर आपने खिलवा लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, लेकिन आप पकड़ गए उसकी चीज को कि ये हमारे दिमाग के साथ कैसे खेल रहा है, तो आप बेटा यहाँ क्या कर रहे हो, आपके लिए रास्ता उधर, एएमयू का रास्ता उधर है, आप बेटा एएमयू के अंदर होंगे, ठीक है। आइए अगला है 46, राइबोसोम निम्न में से किसके केंद्र हैं, तो राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का केंद्र होता है, मतलब प्रोटीन का निर्माण किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है 47 का, कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली कहलाती है, तो क्या बोलेंगे, सबसे बाहरी झिल्ली को आई थिंक कोशिका आवरण, कोशिका आवरण मतलब सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। अगला है 48 का,
कोशिका के भीतर श्वसन का स्थान है। मतलब जैसे हम सांस लेते हैं ना, हमारा श्वसन अंग हमारा फेफड़ा है, तो हमारे शरीर की जो कोशिका है वो सांस कहां पर कैसे लेती है, तो बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर? 48 का ए। 49 कोशिका अंग जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदल देता है, जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है उसका नाम है गोल्जी उपकरण। क्या है? गोल्जी उपकरण है। ठीक है। अगला है 50 का, अमीबा किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह कहलाती है। मैंने आपको बता तो रखा है कि जिसमें ए बी दोनों दिखाई दे जाए आपका आंसर वही है। मैं ऑप्शन पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आपका आंसर जो हो जाएगा ए बी दोनों, अंतः कोशिकता और वही कोशिकता, ये दोनों ए बी आ जाएंगे। क्लियर है? आइए अगला है 51, सेंट्रोसोम निम्न में से पाया जाता है। सेंट्रोसोम पाया जाता है, निम्नलिखित में पाया जाता है। तो देखो सेंट्रोसोम मिलेगा, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियोलस। तो देखो इसका जो ऑप्शन है थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, मैं इसको चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसको अभी गोला कर लीजिएगा। ठीक है ना। अगला है गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। 52 का बी, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? ठीक है, राइबोसोम का कार्य नहीं है। तो देखो इसमें यह हार्मोन का निर्माण करता है, तो ये कार्य नहीं है। यह मंड अणु का निर्माण करता है, नहीं है। मतलब तीसरा और चौथा ऑप्शन दे रखा है डी में, तो ऑप्शन डी आएगा। केंद्रक तथा कलाबंद कोशिकांग रहित जीव है, तो वो होता है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसके अंदर कोई भी झिल्ली वगैरह नहीं पाई जाती। ठीक है। आइए अगला है प्रासंगिक की कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं, सावधानी पूर्वक पढ़िए और सही परिभाषा चुनिए। तो सही परिभाषा मुझे दूर से दिख रही है, अर्धपारगम झिल्ली से होकर जल के अणु का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता। तो ऑप्शन 57 का डी। अगला है 58, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। कौन बने होते हैं डीएनए प्रोटीन के? ये क्रोमोसोम बने होते हैं, गुणसूत्र बने होते हैं। जिन जीवों की कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें कहते हैं, जिनमें केंद्रक झिल्ली होगी उसे तो हम यूकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका। तो इस तरीके से हमने बीच में 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे क्योंकि जगह नहीं थी। आपको बता दें हमने 59 क्वेश्चंस किए हैं। ये 59 क्वेश्चंस कोशिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं वो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। ये कॉन्सेप्टम के क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉन्सेप्ट भी सिखाएगा, जो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके बहुत सारे मतलब कि गवर्नमेंट एग्जाम हो। अब ध्यान से सुन लीजिए, ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो 9th और फर्स्ट ईयर, ध्यान से सुन लेना, 9th फर्स्ट ईयर, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, ऑल ऐसे एग्जाम जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, उसके लिए ये इससे बढ़िया वीडियो नहीं हो सकती, उससे बढ़िया मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हो सकते। इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं बिल्कुल A1 क्वेश्चंस हैं, आपके एमयू डिप्लोमा के लिए मोस्ट क्वेश्चन हैं। आप इनके कॉन्सेप्ट को पढ़कर समझकर आप चले जाइएगा, आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको थ्योरी पर ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराएं, लेकिन उससे पहले मैंने थ्योरी कराई है, क्योंकि बिना थ्योरी के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, आपको बता दें, आप अगर चाहते हैं स्टडी टिप्स वगैरह या फैक्ट वगैरह या स्टडी मोटिवेशन, ऐसी बहुत सारी अगर वीडियो चाहते हैं, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर देना और हमारी उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखना। और हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आने वाली जो वीडियो है वो पूरी सीरीज चलेगी और भी बहुत सारी तो वीडियोस मिलेंगी, तो उन सभी वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।